हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमारे आज का करंट अफेयर्स जो कि 24 मार्च 2026 का हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला टॉपिक है वो जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, डीलिमिटेशन एंड वुमेन रिजर्वेशन के बेसिस पर। तो डीलिमिटेशन क्या होता है, आप में से कुछ लोगों को पता होगा ऑफ कोर्स और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। डीलिमिटेशन मतलब सीट्स और एरियाज़ के रीडिस्ट्रीब्यूशन करना बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। सो लेट्स अज्यूम कि किसी एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो उस एरिया को ज़्यादा एमपीज़ मिलने चाहिए। इसी को फिक्स करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज रीड्रॉ होती है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में लास्ट प्रॉपर डीलिमिटेशन 1971 सेंसस के बेसिस पर हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, पॉपुलेशन चेंज हो गई ऑफ कोर्स, लेकिन सीट्स सेम रही। इसीलिए मिसमैच है, मींस लाइक नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, साउथ इंडिया में पॉपुलेशन कम है, कंट्रोल्ड है, मींस लाइक कंपेयर टू नॉर्थ। तो अब क्या प्लान कर रही है सरकार, गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है डीलिमिटेशन करेंगे लेकिन अब 2011 सेंसस के बेसिस पर करेंगे, जिसमें सीट्स बढ़ सकती हैं। जो सीट्स 543 थी वो ऑलमोस्ट 800 प्लस सीट्स होने वाली हैं। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि वुमेन रिजर्वेशन। तो वुमेन रिजर्वेशन क्या है, तो गवर्नमेंट ने लॉ पास किया 33% सीट्स वुमेन के रिजर्व होंगी, मतलब हर 3 सीट में 1 सीट वुमेन कैंडिडेट का होगा। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कनेक्शन क्या है यहाँ पे कि वुमेन रिजर्वेशन अभी अप्लाई नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि लॉ में लिखा है पहले डीलिमिटेशन होगा फिर रिजर्वेशन लगेगा। तो टेंशन या कंट्रोवर्सी क्या चल रही है वो समझते हैं। तो साउथ इंडिया बोल रहा है हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है और अब हमारी सीट्स कम हो जाएगी, लेकिन नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे सीट्स उनको ज़्यादा बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएंगे। इसको कहते हैं नॉर्थ वर्सेस साउथ इशू, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, उसको कहते हैं फेडरलिज्म प्रॉब्लम। चलिए अब दूसरा न्यूज़ समझते हैं। दूसरा न्यूज़ है रिलेटेड टू FCRA अमेंडमेंट। सो FCRA अमेंडमेंट क्या कह रहा है इस न्यूज़पेपर में, सेंटर टू अमेंड द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, मीन्स गवर्नमेंट FCRA लॉ में चेंजेस करने वाली है। FCRA विच मीन्स लॉज जो कंट्रोल करता है कि NGOs को फॉरेन फंडिंग कैसे मिले। यूनियन गवर्नमेंट इज़ लाइकली टू अमेंड इन दिस सेशन ऑफ पार्लियामेंट, विच मीन्स गवर्नमेंट पार्लियामेंट सेशन में बिल लाएगी, मतलब ऑफिशियल चेंज होने वाले हैं। गवर्नमेंट अब देखते हैं कि क्या करने वाली है गवर्नमेंट, क्या इस चीज़ पे चेंज करने वाली है बेसिकली। तो गवर्नमेंट एक स्पेशल अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, उसका काम होगा NGO के फंड को कंट्रोल करना, मैनेज करना या ज़रूरत पड़े तो डिस्पोज करना। कब? जब NDO का FCRA लाइसेंस सस्पेंड होगा, कैंसिल होगा, रिन्यू ना हो, तो उस केस में मीन्स सिंपल है, NGO गलती करेगा, गवर्नमेंट उसका पैसा कंट्रोल करेगी। अब क्या करता है कि अब की फंक्शनरीज, एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट टर्म लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में, की फंक्शनरी का मतलब का मीनिंग बढ़ाया जा रहा है। पहले कौन आता था, डायरेक्टर और ट्रस्टी, अब कौन इंक्लूड होगा, डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, ट्रस्टीज, सोशल मेंबर्स, इवन कोई भी पर्सन जो कंट्रोल करता है NGO को। सिंपल है, ज़्यादा लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएंगे। अब अगर NGO रूल तोड़ता है तो सिर्फ NGO नहीं, उसके रिस्पॉन्सिबल लोग भी पनिश होंगे। सिंपल है, अब अकाउंटेबिलिटी इंडिविजुअल लेवल पर भी आ जाएगी। अगर NGO को फॉरेन पैसा चाहिए तो FCRA रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ये एक मुख्य चीज़ है जो उन्होंने अनाउंस किया है। ये एक रूल ऑलरेडी था भी, बट इसको अभी दोबारा से हाईलाइट किया गया है क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई हैं इस वजह से। तो उन गलतियों पे तो हम नहीं जाएंगे, बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारे न्यूज़ के बारे में हम कितनी थॉरो और डीप अंडरस्टैंडिंग करके जाते हैं एग्जाम्स में। अब दूसरी चीज़ ये है, गवर्नमेंट बोल रही है पर्पज़ है फॉरेन फंडिंग को कंट्रोल करना, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, वो सब कुछ रेगुलेट करना। अब क्या चीज़ है कि पहले पनिशमेंट सिर्फ 5 साल का जेल होता था, अब उसका प्रपोजल आया है मैक्सिमम 1 साल तक जेल होगी। सिंपल, पनिशमेंट थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, एक नया सेक्शन भी ऐड होने वाला है गवर्नमेंट एजेंसीज़ का, इसको कहते हैं सेंट्रल एजेंसी, दूसरा स्टेट एजेंसी।
तो ये इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, सिंपल रजिस्ट्रेशन। अब हमारी जो इन्वेस्टिगेशन पावर है वो स्ट्रांग हो रही है इस पर्सपेक्टिव में। अब इंडिया में अप्रॉक्स 16,000 एनजीओज रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 22,000 करोड़ फंडिंग आती है। सिंपल है, ह्यूज मनी इन्वॉल्व है, मीन्स रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। अब एनजीओज को पैसा यूज़ करना होगा टाइम लिमिट के अंदर, मीन्स पहले ये ओपन एंडेड था, अब ये फिक्स्ड डेडलाइन हो गया है। अब हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के न्यूज़ को समझते हैं, जो कि साइंस से रिलेटेड है। तो एक सुपर कंडक्टिविटी की एक न्यूज़ आई है, जिसका टॉपिक है, अगर आप देखोगे द हिंदू में, तो न्यू वे हेल्प्स सुपर कंडक्टर ब्रेक टेम्परेचर रिकॉर्ड। तो हम एक के बाद एक चीज़ें समझते हैं। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको आपको डीप में नहीं जाना है, बट हाँ उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो सिंपल लैंग्वेज में, जब इलेक्ट्रिसिटी किसी मटेरियल में फ्लो करती है बिना किसी रेजिस्टेंस के, उसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। मतलब ज़ीरो एनर्जी लॉस में 100% इफिशियंसी। तो प्रॉब्लम क्या थी पहले? अब तक सुपर कंडक्टिविटी सिर्फ तब तक पॉसिबल थी जब तक टेम्परेचर बहुत लो होता था, मीन्स -200 डिग्री सेल्सियस टाइप, या फिर प्रेशर बहुत हाई होता था। इसलिए रियल लाइफ में हम यूज़ नहीं कर पाते थे, यूज़ करना उसको बहुत डिफिकल्ट था। अब न्यूज़ में क्या ब्रेक थ्रू हुआ है, साइंटिस्ट ने एक नया मेथड यूज़ किया है जिसको कहते हैं प्रेशर क्वेंचिंग। इसको याद रखना। तो इसमें क्या होता है कि मटेरियल को हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है, उसको कूल किया जाता है, फिर प्रेशर हटा दिया जाता है। और सरप्राइजिंग बात यह है, मटेरियल ने अपनी सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी रिटेन कर ली इवन नॉर्मल प्रेशर पर। तो रिकॉर्ड क्या बना कि सुपर कंडक्टिविटी अचीव हुई अराउंड 1800 केल्विन, विच मीन्स -255 डिग्री सेल्सियस पर नॉर्मल प्रेशर में। पहले ये सिर्फ हाई प्रेशर पे पॉसिबल था। इसका मतलब क्या है, ये लॉजिक एक बिग स्टेप है टुवर्ड्स प्रैक्टिकल सुपर कंडक्टर्स। मतलब फ्यूचर में हम इलेक्ट्रिसिटी बिना लॉस के ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इट्स अ गुड न्यूज़ गाइज। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब हम उसको रियल लाइफ में क्या क्या यूज़ उसके हैं, जैसे हमारा पावर ग्रिड मीन्स लाइक नो एनर्जी लॉस की तरफ हम जाएंगे। दूसरी चीज़ बुलेट ट्रेन्स, जो एक पहले भी एक न्यूज़ थी, बुलेट ट्रेन्स जो हमारी मुंबई अहमदाबाद वाली थी, तो उसे भी हम रिलेट कर सकते हैं कि बुलेट ट्रेन्स में मतलब मंगलेव करके एक है, उसको में हम देख सकते हैं। एमआरआई मशीन्स में हमारा ये हेल्पफुल हो सकता है, क्वांटम कंप्यूटर्स में हमारा ये हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेशर क्वेंचिंग, जो टर्म आप बिल्कुल याद रखिएगा, मेंस में ज़रूर काम आएगा इसको लिखने के लिए। सो प्रेशर क्वेंचिंग को आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। प्रेशर क्वेंचिंग इज अ प्रॉमिसिंग टेक्निक टू अचीव सुपर कंडक्टिविटी एट मोर प्रैक्टिकल कंडीशंस। सो चलिए हम अब दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अगली न्यूज़ देखते हैं, जो कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस से रिलेटेड है, जो कि चलो वो डिस्कस करते हैं कि ये न्यूज़ हमारा इंडिया नेपाल रिलेशंस की और कैसे नेपाल की पॉलिटिकल चेंज इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी बन सकती है उस पर। तो नेपाल में क्या हुआ, नेपाल में रिसेंटली इलेक्शन हुआ जिसे पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी बोला जा रहा है, जिसमें यंग और रिफॉर्म ओरिएंटेड लीडर्स पावर में आ रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? सिंस नेपाल इंडिया का इमीडिएट नेबर है, दोनों कंट्रीज़ के बीच अपने ओपन बॉर्डर्स हैं, कल्चरल टाइज स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी है, इसलिए नेपाल में पॉलिटिकल चेंज का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ता है। तो अब इंडिया के पास चांस है रिलेशंस इंप्रूव करने का, वो कैसे, वो हम समझते हैं। जैसे कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, एनर्जी कॉपरेशन से, कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी से। तो इंडिया ऑलरेडी इन एरियाज़ पर काम कर रहा है। पास्ट में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही थी, तो पहले इंडिया नेपाल रिलेशंस में इशू आए थे, जैसे कि नेपाल को लगता था इंडिया डोमिनेटिंग है, दूसरा ये लगता था कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, और तीसरा पॉलिटिकल मिसट्रस्ट हो गया था। अब चेंज क्या हो सकता है, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं हम? तो न्यू गवर्नमेंट के साथ इंडिया फ्रेश स्टार्ट कर सकता है, इसका फोकस होना चाहिए। अब कुछ रिसर्चर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अब इंडिया का फोकस होना चाहिए कि वो इक्वल पार्टनरशिप समझे, वो बिग ब्रदर वाला रोल ना निभाए, अब वो इक्वल पार्टनरशिप करे। दूसरा ये कि रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, तीसरा ये कि पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चाइना का फैक्टर। मींस नेपाल में चाइना का इन्फ्लुएंस भी स्ट्रांग है, इसलिए इंडिया को स्मार्ट डिप्लोमेसी की तरफ जाना चाहिए और स्मार्ट डिप्लोमेसी को यूज़ करना चाहिए। कंपटीशन नहीं बल्कि बैलेंस मेंटेन करना होगा। ये सारे हमारे रिसर्चर्स ने सोच करके खोज करके बताया है। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में काम आता है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर है। उसमें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में और इंडिया चाइना कॉम्पिटिशन एज वेल एज रीजनल डिप्लोमेसी के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।